मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान या संविधान के ऊपर मैंने चर्चा की थी और संविधान को पढ़ने से पहले राज्य के बारे में मैंने आपको समझाया था कि राज्य क्या होती है, राज्य के अलग अलग तत्व क्या होते हैं। राज्य के अलग अलग तत्वों के साथ ही हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि भारत की जो राजनीतिक प्रशासनिक संरचना है वो कैसी है, और इस राजनीतिक प्रशासनिक संरचना में मैंने केंद्र सरकार के बारे में, जिसमें सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में बताया था। केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में मैंने पूरी चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, इंग्लिश में इसी को पार्लियामेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 अंगों से मिलकर ये बनती है। कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका 2 अंगों से मिलकर बनती है, और राजनीतिक कार्यपालिका भी नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका से मिलकर बनती है। नाममात्र की कार्यपालिका हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, अर्थात हमारे जो संवैधानिक प्रधान हैं वो राष्ट्रपति हैं, जबकि वास्तविक रूप में कार्य करते हुए सरकार के रूप में हमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दिखाई देता है। आज हम राज्य सरकार की चर्चा करेंगे। राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय सरकार और इस न्यायपालिका, इन सब की चर्चा हम आज करेंगे। तो देखिए, राज्य सरकार के बारे में हम लोग बात करते हैं कि राज्य सरकार क्या है। हमारे देश में शासन की जो इकाइयां हैं, उन शासन की इकाइयों की दूसरी कड़ी राज्य सरकार है, और राज्य सरकार की अपनी व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार की भी अपनी व्यवस्थापिका, अपनी कार्यपालिका होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा केंद्र सरकार में होता है। राज्य सरकार में हम देख सकते हैं, राज्य सरकार की अपनी व्यवस्थापिका होती है, जिसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और ये जो विधानमंडल, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये भी 3 अंगों से मिलकर बनी हुई आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर केंद्र में व्यवस्थापिका या संसद को हम पार्लियामेंट कहते थे, और वहाँ पर ये 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा थे। यहाँ पर राज्यों में हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका को हम विधानमंडल कहते हैं, इंग्लिश में इसे लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। और ये जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये 3 अंगों राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी है। गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। केंद्र सरकार में मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार में जो लोकसभा है, ये लोकसभा हमारे निम्न सदन है, लोअर हाउस है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो विधानसभा, राज्य में जो लोअर हाउस है, उसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। और ये जो विधानसभा है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। साथ ही साथ वो विधानसभा का अपना कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में भी जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और राज्य की विधानसभा में ही जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात जिस दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उसी दल की सरकार प्रांतों में, राज्यों में बनती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, ये एक विधानसभा है। विधानसभा का कार्यकाल अपना 5 वर्ष का होता है, और अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। दूसरा विधान परिषद है, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, और ये हमारे देश का उच्च सदन है, इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ जब हम राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस से कहा जाता है। लेकिन ये अपर हाउस एक स्थायी सदन नहीं है, और राज्यों में इसे स्थापित किया जा सकता है और इसे समाप्त भी किया जा सकता है। क्या प्रक्रिया होती है, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है, पार्लियामेंट हो या फिर हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे आगे। अभी मैं आपको एक पूरी बेसिक संरचना के बारे में समझाना चाह रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर विधान परिषद अगर हम देखें तो अभी तक हमारे देश में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जहाँ पर विधानसभा स्थापित होगी। और इसीलिए आज की डेट में, वर्तमान में, कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। अर्थात आप अगर देखें तो सभी राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद का अस्तित्व है, और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। कुल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में ये विधान परिषद स्थापित है, अन्य राज्यों में विधान परिषद स्थापित नहीं है। और
विधान परिषद में भी जो सदस्यों की संख्या है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ये वहाँ पर अलग अलग कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के आधार पर ही, उन सारे तथ्यों के आधार पर ही विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित होती है। अब हम राज्य के कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका ठीक वैसी ही है जैसे केंद्र की कार्यपालिका आपको नजर आ रही है। वहाँ केंद्र की कार्यपालिका में नाम मात्र की कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका होती थी। यहाँ पर भी आपको राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका दिखाई देगी। बिल्कुल वैसी ही कहानी है कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन का दिशा निर्देश प्रशासनिक कार्यपालिका को देती है। राजनीतिक कार्यपालिका यहाँ भी दो भागों में बटी हुई है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका या डिजोर कौन है, तो राज्यपाल, उस देश का राज्यपाल या उस राज्य का राज्यपाल या उस राज्य का गवर्नर यहाँ का डिजोर होता है, अर्थात यहाँ का संवैधानिक प्रधान होता है। और बिल्कुल वैसे ही कार्य जो है जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति कर रहा है उसी तरह के कार्य राज्यों में राज्यपाल करता है कमोबेश। वास्तविक कार्यपालिका, जिस तरह से वहाँ पे केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद थे, वैसे ही राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका या डिफैक्टो कौन है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात वास्तव में कार्य करती हुई सरकार के रूप में दिखाई देने वाली इकाई है। इस तरह से यहाँ पर ये वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ केंद्र सरकार में प्रशासनिक कार्यपालिका थी, उसी तरह से राज्यों में भी प्रशासनिक कार्यपालिका है। यहाँ राज्यों में जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो राज्यों की अपनी ब्यूरोक्रेसी है। राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं या दूसरी जो एजेंसियाँ होती हैं, जो भर्ती एजेंसियाँ होती हैं, उनके माध्यम से चयनित जितने भी लोग होते हैं वो राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इसी तरह से केंद्र में यूपीएससी और अन्य केंद्रीय भर्ती एजेंसियों के द्वारा जिन भी लोगों का चयन किया जाता है वो वहाँ की प्रशासनिक कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो इस तरह से, और प्रशासनिक कार्यपालिका, यहाँ भी प्रशासनिक कार्यपालिका क्या करती है, तो राज्यों के द्वारा निर्मित जो भी कानून होते हैं उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जो है वो प्रशासनिक कार्यपालिका का कार्य होता है। राइट। अब हम स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। देखिए, लोकल गवर्नमेंट एक इकाई के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ से ही विद्यमान रही है। अगर हम अलग अलग राजा महाराजाओं के शासनकाल में देखें तो अलग अलग राजा महाराजाओं के शासनकाल में भी स्थानीय इकाइयाँ विद्यमान थी। मौर्य शासनकाल में भी जो अगर आप देखेंगे तो मौर्य शासनकाल में भी ये इकाइयाँ विद्यमान थी, मुगल काल में भी ये इकाइयाँ विद्यमान थी और ब्रिटिश काल में भी इन इकाइयों को खासू तवज्जो दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय जो शासन व्यवस्था है इसको संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। पंचायती राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम के द्वारा इन स्थानीय इकाइयों को, इन स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया गया। अब इन स्थानीय इकाइयों में देखें, स्थानीय शासन व्यवस्था में देखें तो आपको दो तरह के इकाइयाँ नजर आएंगी। एक तो पंचायती राज व्यवस्था है और दूसरी नगरीय निकाय है। ये जो पंचायती राज संस्थान होते हैं, पंचायती राज संस्थान बेसिकली जो रूरल एरियाज है, हमारे देश के जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों में जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, सबसे निचले जो ग्रास रूट लेवल में लोग रह रहे हैं, उनको भी राजनीतिक अधिकार दिए जाने की वकालत सभी लोगों ने की और उनको भी राजनीतिक अधिकार देने के उद्देश्य से ही इस तरह की इकाइयों का निर्माण किया गया। इस तरह के इकाइयों का अर्थात स्थानीय इकाइयों के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि यहाँ केंद्रीय स्तर पर बैठे हुए लोग क्या किसी गांव की समस्याओं का ज्ञान है यहाँ पर बैठे हुए लोगों को, तो अगर ये लोग किसी गांव के लिए अगर नीतियाँ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो क्या वो रियलिस्टिक कानून बना सकते हैं? ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मध्य प्रदेश में एक योजना बनी, जिस योजना के अंतर्गत ऐसे इलाकों में सौर ऊर्जा से चलने वाली जो लालटेन वगैरह होती हैं, इन सब चीज़ों का वितरण, ऐसी एक योजना बनाई गई और ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए योजना बना दी गई। ये उन प्रदेशों के लिए भी योजना बना दी गई, उन क्षेत्रों के लिए भी योजना बना दी गई जिन क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी ठीक से पहुंच नहीं रही है। अभी ऐसे क्षेत्रों में जहां सूर्य की रोशनी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उस क्षेत्र में इस तरह की योजना का कोई मतलब नहीं रहता।
तो कोशिश ये की गई कि इन पंचायती राज संस्थानों में गांव में रह रहे जो लोग हैं उन लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं का ज़्यादा अच्छा ज्ञान है, इसीलिए उस क्षेत्र के लोग स्वयं अपने लिए योजनाएं बनाएं, स्वयं अपने लिए नीतियां बनाएं और स्वयं उनको क्रियान्वित करें। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो उन क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण, नीतियों का क्रियान्वयन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर बैठे रह के और नीतियों का निर्माण कर देना, नीतियों का क्रियान्वयन कर देना, ये बहुत ही रियलिस्टिक नहीं होता, वास्तविकता से बहुत परे योजनाएं और कानून बन जाते हैं। तो इसीलिए इन इकाइयों का निर्माण किया गया। आप देखें अगर तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ के लिए पंचायती राज संस्थान स्थापित किए गए। पंचायती राज संस्थान 3 भागों में बटे हुए हैं। ग्राम पंचायत, जो छोटे छोटे गाँव होते हैं, इन गाँवों के लिए ग्राम पंचायत स्थापित किए गए। उनसे बड़े कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो है, कुछ गाँवों को मिलाकर जनपद पंचायत और एक जिला पंचायत, जिले स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। इसी तरह से अगर हम नगरीय क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर जो है नगरीय निकाय स्थापित किए गए हैं। छोटे जो नगर होते हैं, ऐसे नगर जो गांव से शहर बनने की दिशा में अग्रसर हैं, जिनको ट्रांजिशनल एरिया भी कहा जा सकता है, यहाँ पर नगर पंचायत स्थापित होते हैं। जो छोटे नगर होते हैं उन छोटे नगरों में, उन छोटे शहरों में नगर पालिका परिषद, और जो बड़े नगर, बड़े शहर होते हैं वहाँ पर नगर पालिक निगम ये स्थापित किए जाते हैं। तो ये वहाँ पर जो है स्थानीय शासन व्यवस्था होती है, चाहे पंचायतें हों चाहे नगरीय निकाय हों, वहाँ पर भी ये विधायिका, कार्यपालिका, इन सब का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें थोड़ा जुडिशरी सिस्टम की। आप देखें यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में ये पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम, इसको मैंने रखा है। ऐसा क्यों है? बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि केंद्र सरकार किसी भी संघात्मक शासन व्यवस्था में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी संघात्मक शासन व्यवस्था में इकाइयाँ जो होती हैं केंद्र और राज्य में बटी होती हैं। केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, न्यायपालिका होती है, जैसा कि आपको अमेरिका में दिखाई देता है। अमेरिका में एक अमेरिका राष्ट्र राज्य और 50 उसके अन्य प्रांत हैं। वहाँ पर अपना एक जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार की अपनी व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। ऐसे 50 राज्यों के जो है अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में इस पूरे स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तन ये किया गया है कि हमारे देश में न्याय की एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। और इस न्याय की एकीकृत व्यवस्था में, इस यूनिफाइड स्ट्रक्चर में, जो जुडिशरी का यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे शीर्ष पर कौन है? तो सबसे शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है। अब हम क्या ये कह देंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट है? तो ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट है, भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय है। इस सर्वोच्च न्यायालय के नीचे, पूरी हायरार्की में, इस सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आपको अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय दिखाई देते हैं, और हम बोल देते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय या फलाना उच्च न्यायालय, अलग अलग राज्यों के नाम से। लेकिन वास्तव में क्या ये राज्यों के उच्च न्यायालय है? अगर ये राज्यों के उच्च न्यायालय होते तो इनके जो न्यायाधीश कह रहे हैं, इनकी नियुक्ति तो उस राज्य का राज्यपाल करता, पर ऐसा तो नहीं होता। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो वास्तव में क्या है कि केवल और केवल सुविधा के हिसाब से इनको अलग अलग राज्यों में इनका गठन किया गया है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? ये भारत सरकार के ही उच्च न्यायालय हैं। और हमारे न्याय की इस एकीकृत व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालयों का स्थान है, उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालयों का स्थान है, और जिला न्यायालय के नीचे सत्र न्यायालय, और इसके नीचे और भी छोटी मोटी जो हमारी जुडिशरी की इकाइयाँ हैं वो हैं। तो इस तरह से देखें तो हमारे देश में न्याय की एकीकृत व्यवस्था है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय, उसके नीचे सत्र न्यायालय है। तो ये हमारे पूरे भारत की जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना थी, आज मैंने उसके बारे में आपको बताया। ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान में कौन कौन सी बातें होती हैं, और फिर हम बात करेंगे कि भारत का संवैधानिक इतिहास क्या रहा, किस तरह से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर, ये सब आपको पता है, डेफिनेटली इससे हमें भी मदद मिलेगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।